हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया था। एंड हमने जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज फोर्स, उसके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड इसका रीजन है आप लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों के मैसेजेस रीड किए। एंड जब मैंने मैसेज रीड किए तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं ने कहीं विशेष मेरे को दी है। एंड थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेके आया हूं। एंड इसके बाद वही हाउस होल्ड सर्किट एंड मैग्नेटिज्म, कैलोरीमेट्री, इन सब के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आने वाली वीडियोस के अंदर हम ज्यादा सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वैरायटी मिल सके, आपको समझ में आए कि अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया तो किस तरह से आपने उसका आंसर देना है। ठीक है। एंड वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप में से कई बच्चे ये चाहते हैं कि ये वीडियो आपको एक दिन पहले ही मिल जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप ज्वाइन बटन दबाइए और आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। एंड आपको एक दिन पहले ही मेरी जो वीडियोस हैं वो मिल जाती हैं। अगर आप नहीं चाहते और एक दिन का वेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। एंड पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। कहते हैं द ग्राफ ऑफ द वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर द फोर डिफरेंट मटेरियल इज शोन बिलो। ये आपको दिया गया है। विच ऑफ द फोर मटेरियल्स वुड बी यूज फॉर मेकिंग, ओके, विच ऑफ दीज फोर मटेरियल वुड बी यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ द बल्ब। देखिए, आप जानते हैं बेटा कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब की दो बड़ी हाई क्वालिटीज होती है। पहली बात, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मतलब उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है। ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इनमें से, क्योंकि ये वीआई ग्राफ है और वीआई ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे रेजिस्टेंस देता है। तो बस मुझे ये देखना था कि क्योंकि ये वीआई ग्राफ है, अच्छा, अगर ये आईवी ग्राफ होता तो स्लोप मुझे 1 अपॉन रेजिस्टेंस देता। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर बाई चांस वो आईवी ग्राफ है कि वीआई ग्राफ है। चलिए, मेन बात पे आते हैं। तो देखिए बेटा, इस कंडीशन के अंदर क्योंकि पी वाले का स्लोप बाकी सभी से सबसे ज्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन बाकी सबसे। एंड देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो हमारा पी होगा, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो यस, देखिए पी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आता है कि टू कॉपर वायर्स कैन हैव द डिफरेंट, टू कॉपर वायर कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस। तो आंसर ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। नहीं, टेम्परेचर भी तो डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है आपका। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो एग्जैक्टली मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि दो कॉपर के वायर है, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है, जो उनकी रेजिस्टिविटी है वो सेम हो सकती है, बट दो कॉपर वायर का अगर लेंथ डिफरेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है बेटे, वो मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया है। ओके। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए, इस क्वेश्चन में वो कहता है बेटा, आपको कहता है द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडिंग ओम्स लॉ। ठीक है, समझ गया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर, a student opts for a glass tube filled with mercury connected to the circuit through two electrodes E1 and E2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। He records the reading of the ammeter and the voltmeter, thereby calculate the resistance. Thereby calculate the resistance. Okay. The student repeats the experiment by substituting tube 1 with tube 2. अगर आप देखो इसके कंपेरेटिवली, अगर आप इस ट्यूब ट्यूब को देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा, एक तो लेंथ डिक्रीज हो गया है, आपका लेंथ डिक्रीज हो गया है। और जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऑफ कोर्स इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे ज्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्यूब 2 का ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या बोला गया बेटा, आपका सेम अमाउंट में मरकरी को फिल किया गया है। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके आप ये बताइए कि इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और किसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ओके। देखिए, पहली बात आपको समझना है कि आर जो है वो रो एल अपॉन ए होता है।
क्योंकि सेम अमाउंट में मर्क्यूरी को फिल किया गया है तो रेजिस्टिविटी दोनों केस में कांस्टेंट है। ट्यूब 2 के अंदर क्योंकि लेंथ कम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इस वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेंथ कम करने से भी रेजिस्टेंस कम होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस आपकी कम होती है। इस वजह से रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 2 विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 1। पहले तो ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिर कहता कि वोल्टमीटर रीडिंग इन बोथ द केसेस क्या होगा, दोनों केसेस में वोल्टमीटर की रीडिंग में क्या होगा। ओके, वोल्टमीटर की रीडिंग में क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, वोल्टमीटर हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, ये हमें टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, कैलकुलेट करके देगा। एक बात जो मुझे समझ में आती है, जो आपको भी समझनी चाहिए, वो क्या है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को कम कर देता हूं, है ना, अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा तो बेटा ओवरऑल रेजिस्टेंस तो बेटा करंट आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ये तो मानते हो अपना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म तो वोल्टमीटर रीडिंग इन बोथ द केसेस, देखिए, वी टर्मिनल जो है वो आपका बेटा करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। पहली बात तो ये आपने समझना है। ट्यूब को चेंज करने से अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करता हूं तो एक्चुअलिटी में हमें यह देखने को मिलता है कि करंट की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ जाती है। अगर हम इन दोनों को देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कैसे, देखिए आई क्या होता है, ई डिवाइड बाय, अच्छा एक बात और मैंने यहां पे देखनी है कि इंटरनल निग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, आप खुद देखो क्या लिखा है, निग्लेक्ट करना इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब है कि ई बाय आर से आप अपना टोटल करंट को फाइंड करोगे। तो अगर आपकी आर की वैल्यू कम हो रही है तो उसी रेशियो में आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा। वैसे आई क्या होता है, आई होता है ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है, ठीक है। निग्लेक्ट करना है इसको तो इसको खत्म कर दीजिए, बचा क्या, सिर्फ ई बाय आर। अब इस कंडीशन में अगर तुम्हारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो जितने वैल्यू से कम होगा बेटा उतने ही वैल्यू से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज ई तो कांस्टेंट है, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अगर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर की वैल्यू घट रही है, तो इनका प्रोडक्ट बेटा फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब आर जितना कम हो रहा है उसी रेशियो में आई बढ़ रहा है, एज ए रिजल्ट उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। इसलिए मेरे वोल्टमीटर की रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। फिर आता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है और हम देख सकते हैं कि दोनों को मर्क्यूरी से ही फिल किया गया है, तो नो चेंज, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, देट विल बी नो चेंज। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। कहता है कि ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट्स द सर्किट। अच्छा, के अगर आप की लगा देते हो तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको कहीं को जैसे नहीं पता लगता बेटे, जो आपके यहाँ पे वोल्टेज के साथ लिखा जाता है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहते हैं, पहली बात तो ये बता दूं। और ये जो इसके अलावा जितना भी कुछ दिख रहा है ये सब एक्सटर्नल में चले जाता है। तो सबसे पहले इसने कहा कि मुझे कैलकुलेट करो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, अब जब वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बात करे तो मुझे सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए बेटा, जब हम आर नेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आर जो एक्सटर्नल है प्लस आर जो इंटरनल है। तो पहले एक्सटर्नल सॉल्व कर ले। ये जो 5 और 3 है ये दोनों सीरीज में है, तो मतलब ये दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो 5 और 3 आपका 8 बन गया, और 2 और जो 8 है ये आपस में पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8 आपके पास यहाँ पे आ गया। ऑफ कोर्स अगर मैं चाहूं तो 8 का एलसीएम ले सकता हूं, ठीक है।
एंड 4 आ गया बेटा, यहाँ पे 1 आ गया, आपके पास बच्चे 8/5 आपके पास आर इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, 5 1 जा 5, 3 एंड 0.6, तो मेरे पास बेटा 1.6 ओम मेरे पास है, यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो आर नेट विल बी, आर एक्सटर्नल कितना है 1.6 आया, प्लस आर इंटरनल बेटा मेरे पास 0.4 दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे तो 2 ओम आपके पास वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 2 ओम मेरा नेट करंट है जो इस सर्किट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। अब मुझे ये पता करना है कि इस वाले में कितना करंट आपका दौड़ रहा है। ठीक है, तो एक काम क्यों ना करूं यार, मैं इसको बहुत सिंपलीफाइड तरीके से आपके लिए कर देता हूं, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करता इसको। देखिए, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि मेरी टर्मिनल वोल्टेज क्या है, मतलब वो वोल्टेज जो मेरे इन दोनों पैरेलल वालों के अक्रॉस हमें मिलेगा। तो वी टर्मिनल क्या होता है बेटा हमारे पास, ई माइनस आई इंटू आर के बराबर होता है, या आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चे ई तो 4 है, माइनस आई मेरा 2 है, आर मेरा है यहां पे 0.4। तो आप देख सकते हो बेटा 4 माइनस 0.8 आंसर आ जाएगा 3.2 वोल्ट मेरे पास आ गया। अब इस 3.2 वोल्टेज का मतलब क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले वो समझा दूं प्लीज, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3.2 वोल्ट मेरे पास आया है, एक्चुअलिटी में मैं इसको भी थोड़ा इरेज कर दूं ताकि आप लोग इसको और अच्छे से समझ सको। हाँ, तो इसको देखिए बेटा, ये जो 3.2 वोल्ट आपके पास आया है, इसका मतलब ये है कि ये सेल 4 वोल्ट जनरेट करने के बजाय, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, 4 वोल्ट जनरेट करने के बजाय एक्चुअली में 3.2 वोल्ट ही जनरेट कर रहा है। दैट मीन्स इस पूरे सर्किट के अक्रॉस 3.2 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, मतलब इन दोनों के अक्रॉस भी मुझे 3.2 मिल रहा है और 2 ओम के अक्रॉस भी 3.2 वोल्ट ही मिल रहा है, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। अब इससे इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ये मैं आपको ना दूसरे कलर में करके देता हूं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा होगी। अब बात सिर्फ ये है बच्चे, ये दोनों क्या है आपके सीरीज में, इस सीरीज का जो नेट रिजल्ट है वो है 8 ओम। तो जो करंट इस आर्म में फ्लो करेगा उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, V इक्वल टू आई आर से। तो V कितना है इसके अक्रॉस 3.2, करंट कितना है मैं फाइंड करना चाहूंगा, और रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 8 है इस आर्म की। तो मेरे पास करंट क्या आ जाएगा बेटा, 3.2 डिवाइड बाय 8, तो 0.4 एम्पियर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस आर्म में 0.4 एम्पियर जो है हमारा करंट फ्लो करेगा। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू होती है सेम। इसका मतलब अगर इसमें 0.4 एम्पियर जा रहा है तो मतलब 3 ओम में भी 0.4 एम्पियर ही जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो प्लीज एक बार इसको दोबारा देखिए और आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की, गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है, ठीक है, ओके, ये रेजिस्टिविटी है बेटा, ये भी आपकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। स्टेटमेंट ये कहता है कि 5 मीटर ऑफ प्लैटिनम वायर विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। ये नहीं हो सकता। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं जिनकी डिफरेंट लेंथ है तो रेजिस्टेंस हमेशा डिफरेंट होती है। और सिमिलरली लिखा है कि बेटा इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज प्लेटिनम वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अगर मेरे पास दो वायर्स हैं जिनकी डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ऑटोमेटिकली उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है।